आज हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर की 7 सूत्री मांगों को लेकर। RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मित्र शैलेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंशिएंट हिस्ट्री से MA किए हुए हैं और वर्तमान में नेट भी हैं। और इनसे हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर खास बातचीत करेंगे कि वर्तमान में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अपने बोल बदल दिए और राजनीतिक व्यक्तियों को, नेताओं को दुमुहा सर्प की संज्ञा प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि नेता दो मुँहे सर्प हुआ करते हैं और गिरगिट की तरह रूप अपना दिखा दिए ओम प्रकाश राजभर। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शैलेश मिश्रा जी हैं। आइए हम इन्हीं के शब्दों में सुनते हैं और जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की क्या नीति है प्रदेश को लेकर। धन्यवाद रजनीश जी। आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, सुहेल देव समाज के जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका आज 1-1.5 महीने से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर अगर आप नज़र डालें तो 15 दिन से जो चीज़ें 15 दिन पहले जो उनकी मान रही है कि बीजेपी के साथ, तो चाहे राज्य की बात की जाए चाहे केंद्र की बात की जाए, बीजेपी के साथ कभी भी किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनकी सहयोगी पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना रहा है कि सुहेल देव समाज का बीजेपी का जो 4 वर्ष पूर्ण हुआ है राज्य में, उसमें कोई कल्याणकारी काम नहीं किए गए हैं, उस समाज में किसी का भी हित नहीं किया गया है। उनको लगता है कि उनके समाज का जो है इसमें अपमान हुआ है, इसलिए वो किसी न किसी पार्टी का सहारा अभी तक ले रहे थे। तमाम तरीके का चक्कर काटते हुए उन्होंने चीज़ों को फिर से जनरलाइज करते हुए बीजेपी के साथ, अभी तो उन्होंने पूर्ण रूप से श्योर नहीं कहा है, लेकिन फिर भी माननीय स्वतंत्र देव जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया है मीडिया के सामने। लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि उन्होंने बीजेपी के साथ अपना मत, अपना साथ, अपना सब कुछ देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उन्होंने 7 सूत्री मांगे रखी हैं। उन 7 सूत्री मांगों में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सभी 7 सूत्री की मांगों को मानेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी मान सकती है, क्योंकि वो चीज़ें बीजेपी के खुद मैनिफेस्टो में हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बैकवर्ड के लिए, दलित के लिए काम करती चली आई है, अल्पसंख्यक के लिए जिस तरीके से काम करते चली आई है, मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव समाज के नेतृत्व करता जरूर हैं, लेकिन उनके इस बड़बोलेपन से किसी भी तरीके की बीजेपी को हाथ पहुँचेगी। खैर, अगर 7 सूत्री मांगों की बात करें हम, तो उनमें जातिगत जनगणना की जो बात की गई है सुहेल देव समाज की तरफ से, उनके नेतृत्वकर्ता ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इसको मानने के लिए तैयार होगी, किसी भी कीमत पे। उसके बाद उनकी दूसरी जो मांगे हैं, उन्होंने कहा है कि न्याय समिति की जो माने समीक्षा है उसको लागू की जाए, और इसको विचार जरूर कर सकती है जो भी हो, लेकिन जो पहला उनका पॉइंट था वो तो बीजेपी किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होगी। समान न्याय, समान शिक्षा की जो बात की जा रही है, ये संविधान में भी इसका उल्लेख है। बीजेपी इस पर काम करती चली आ रही है, आज भी करती चली आ रही है, आपको पूरे प्रदेश में इसका नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि सुहेल देव समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पर बीजेपी विचार करेगी और कर भी रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पीछे इनका राजभर का जो मांगे हैं, उन्होंने कहा है कि वो बैकवर्ड मतलब पिछड़े से इस बार CM पिछड़े जात से होना चाहिए। ये किसी भी कीमत पर बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि शीर्ष स्तरीय नेता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी साफ साफ शब्दों में
इस बात का खंडन कर दिया है कि इस बार भी हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। वो जैसे हैं वो निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि यह बीजेपी का मानना रहा है, लोगों का, प्रदेश के लोगों का मानना रहा है कि जिस तरीके से गुंडा राज रहा प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी गुंडे राज खत्म हुए हैं। गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, अराजकता खत्म की गई है, शिक्षा पे सुधार किया गया है, पानी बिजली की व्यवस्था की गई है, सड़क की व्यवस्था की गई है। अगर इस तरीके के हुआ है तो मुझे भी नहीं लगता किसी भी तरीके से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाएगा और वो बिल्कुल 100% फिर सीएम के कैंडिडेट होने वाले हैं। इसका खंडन केशव प्रसाद मौर्य जी भी कर चुके हैं, जो डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो भी बातें चल रही हैं, जो अफवाह चल रहा है, उसका बिल्कुल खंडन हम करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो राज्य में हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। उनकी नेतृत्व में ही हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। इस तरीके से उनके बड़पोलेपन को वो साबित कर दे रहे हैं कि हम कहीं के नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पछल्लू वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने सपा के साथ भी गया, उन्होंने माननीय जो ओवैसी जी हैदराबाद वाले हैं उनके साथ भी उन्होंने वार्ता की, लेकिन निष्फल रहा है। उनका एक और प्रोपेगेंडा भी न्यूज़ में था, मुझे भी जानकारी मिली थी, तो उनका मानना ये रहा है कि हर साल यानी कि 5 साल में 5 सीएम, 5 डिप्टी सीएम। मुझे लगता है कि वो वैकेंसी करवाने वाले हैं क्या सीएम का। अगर इस तरीके करवाने वाले हैं तो उनको ये समझना चाहिए ये राजनीति है, ये कोई ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी नहीं है कि हर प्रतिवर्ष जो है सीएम की वैकेंसी निकालते जाएंगे, बदलते जाएंगे। ऐसा नहीं होता और इसके इस एजेंडे पे कोई भी जनता किसी भी तरीके से उनको वोट नहीं करेगी, किसी भी तरीके को स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ तक कि उनके समाज, सुहेल देव समाज के लोग भी उनको नहीं इस तरीके से स्वीकार करेंगे। उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उनको इस तरीके के बड़बोलेपन से बचना पड़ेगा। अगर आगामी 2022 में वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जो है लोगों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उनको बचना पड़ेगा। और बस यही मैं कहना चाहूँगा। और उनकी मांगे जो बिजली माफ़ी की रही हैं, उनकी 7 सूत्री मांगों में एक ये भी है, तो बिजली माफ़ी पे बीजेपी सरकार जो बनेगी फिर, तो उस पर वो काम कर सकती है, विचार कर सकती है। बिजली माफ़ी को लेकर के वो विचार कर सकती है। धन्यवाद। महिलाओं के बारे में भी तो उन्होंने कुछ कहा है। हाँ, महिलाओं के बारे में 33% उन्होंने मांग की है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो ये तो बीजेपी उस पर काम कर ही रही है। जब से सरकार 2014 से केंद्र की बात हो, 2017 के बाद से चाहे राज्य की बात हो, शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया गया है महिलाओं को। इस बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया है, मुझे लगता है कि इससे पहले अभी कोई पार्टियां नहीं की थी और आगे भी बीजेपी इस पे करती आ रही है। और मुझे लगता है कि 33% आरक्षण की जो बात हुई है वो 100% बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इस बार रखेगी। और 33% आरक्षण का जो एजेंडा है, जो इनका 7 सूत्री मांगों में ओम प्रकाश राजभर जी का है, मुझे लगता है कि ये लागू करवाने में सफल रहेंगे, क्योंकि इसमें एक्टिव बीजेपी भी है। और ये जो इन्होंने पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की जनगणना की, हाँ, जातिगत जनगणना की जो बात की गई है, ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस पर कोई विचार करेगी। खैर, जो भी हो, जो सरकारें जो भी उनकी मानना रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विचार करेगी बीजेपी। जो शिक्षा के विषय में उन्होंने जो हाँ, समान न्याय की बात, समान निःशुल्क शिक्षा की बात की जाए। हम देखें तो मूल अधिकार में भी है हमारे, नीति निर्देशक तत्व में भी है हमारे, और मौलिक कर्तव्य में इसको रखा, शिक्षा को जिस तरीके से रखा गया है, एक खैर अनवरत चला आ रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को कहीं भी अगर दिक्कत समझ में आ रही है, अगर वो सुझाव देते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है और शिक्षा से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा से ही विकास होगा। हमारे देश के नौजवान शिक्षा पाकर के ही हम जो है कुछ अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। आपका कहना है कि इनकी 7 सूत्री मांगों में लगभग 3 से 4 मांगें बीजेपी मान लेगी। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, उस पर विचार कर सकती है बीजेपी, क्योंकि उस पर काम बीजेपी
बीजेपी ऑलरेडी करती आ रही है और मुझे लगता है उस पर विचार करेगी और काम भी करेगी। बस 3-4, ज़्यादा नहीं, 3-4। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपका हमारे इस डिबेट में, और फिर हम मिलेंगे आप सबसे एक नए गेस्ट के साथ और आपको रूबरू कराएंगे नए मुद्दे से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब RTN 9 न्यूज़, जो जन जन की आवाज बना है।